गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतिष्ठा और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2015 की सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और 2017 से मैं काम कर रही हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट बैंगलोर में एज अ स्टेनोग्राफर एंड आई एम रियली हैप्पी। यू कैन सी माई फेस, इट्स ऑलवेज हैप्पी। यस, ओके। सो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी 45 दिन में आप कैसे कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में सब कुछ लगभग सब कुछ बताया था। पर मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको उसमें नहीं बता सकी थी। वो वीडियो वैसे भी बहुत लंबा था, पता नहीं आपने पूरा देखा या नहीं। अगर नहीं देखा तो आप उसकी स्पीड बढ़ाकर जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। उसको आपको स्किप नहीं करना है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। फिलहाल आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं दैट इज अ फ्यूज वीडियो फॉर इंग्लिश। फ्यूज फुल स्ट्रेटेजी फॉर एग्जामिनेशन। ऐसे ही आपके तीनों सब्जेक्ट के मैं वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं डिटेल में बात करने वाली हूं कि कहाँ से क्या नंबर आपको गेन करना है, कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सो चाय पानी नाश्ता लेकर बैठ जाइए और वीडियो चला दीजिए, देखते रहिए, मोटिवेटेड होइए और उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें मैं कोई भी आपको चिल्ला कर बोलने वाली नहीं हूं, जैसा मैंने देखा और बाकी वीडियोज में चिल्लाकर कि करना है आपको, बिल्कुल पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बताया कि दिस इज अ जेन्युइन वीडियो। ये मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, मेरी फैमिली देखेगी और मेरे जितने भी जूनियर्स हैं वो देखेंगे, उनको तैयारी करनी है। सो मैं वैसा कुछ क्लिक बेट नहीं करने वाली हूँ। बस मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, अगर 45 डेज में आपने वैसा कर लिया तो आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस एग्जाम को पास करने से रोक सके। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अपने फ्रेंड्स, मेरे मतलब 15 फ्रेंड हैं ऐसे, 15-20 फ्रेंड हैं ऐसे जो हमेशा एग्जाम देते हैं और हमेशा पास होते हैं। पर वो कुछ तो मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करते, वो पहले से ही डिपार्टमेंट्स में हैं। तो इस एक्सपीरियंस से मैं बात कर रही हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत ध्यान से चीजें पकड़िएगा और उसके बाद बस आपको तैयारी करनी है। आपको कहीं और किसी और वीडियो में जाकर मोटिवेशन गेन करने की जरूरत नहीं है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, 1 बाय 1। एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए। तो जैसा कि इंग्लिश के लिए वीडियो है, तो एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको पता है सबसे ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जीएस और 100 नंबर का आता है इंग्लिश। 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए आते हैं। उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको चाहिए 80 प्लस मार्क्स, 80 नहीं 85 प्लस मार्क्स मैं कहूंगी, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे कि पहले ये सवाल उठता है कि आखिर एसएससी के जो इंग्लिश का पार्ट होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिससे आप वो पढ़कर नंबर गेन कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर में इंग्लिश के पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले 10 नंबर आपके आएंगे एरर स्पॉटिंग के, अगले 10 नंबर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, फिर 15 नंबर आपके क्लोज टेस्ट के, 10 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स के, 5 नंबर सिनोनिम से, 5 नंबर एंटोनिम से, और फिर 5 नंबर आएंगे आपके इडियम फ्रेज से, फिर 10 नंबर आएंगे आपके वॉइस से, 10 नंबर आएंगे आपके नरेशन से, और 15 नंबर यानी कि 3 पैराग्राफ आएंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन से, और 5 नंबर होता है पैराजम्बल का यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर जैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम एक एक सेक्शन से उठाएंगे कि कैसे कैसे आप उसमें से अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे एकदम ज्यादा से ज्यादा नंबर उसमें ला सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं सबसे पहली थिंग से। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इजीएस्ट पार्ट से, दैट इज एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस, और दूसरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट यानी कि नरेशन एंड एक्टिव पैसिव। तो इससे आते हैं 20 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स वॉइस से, 10 मार्क्स नरेशन से, इससे आते हैं 20 मार्क्स और इसमें आपको स्कोर करना है 18 से 19 मार्क्स। यस, 18 से 19 मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम आराम से। मैं कह रही हूँ आपसे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी ये 45 डेज देकर आप आराम से इसमें 18 से 19 मार्क गेन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं वैसे आपको मैंने बुक तो बताई है, फिर से बता देती हूँ। एक बुक है प्लिन टू पैरामाउंट जो आप ले सकते हैं ग्रामर के लिए, दूसरी बुक है द मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, और तीसरी बुक है एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट। सो इन बुक से आपको पढ़ना है। तो नरेशन और एक्टिव पैसिव में जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र होता है वो मैं देती हूँ। आपको करना क्या है, एक्टिव पैसिव और नरेशन दोनों के लिए आपको बनाने हैं चार्ट। यस, आपको एक चार्ट बनाना है एक्टिव पैसिव के लिए, एक चार्ट बनाना है नरेशन के लिए। उसमें आपको रूल्स लिखने हैं। ऐसे जैसे वॉइस में हम देखते हैं कि जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो पार्ट होता है उसका
हम बना ही नहीं सकते हैं पैसिव। सो ऐसे कई चीजें हैं जो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। और जब आप चार्ट बना लोगे, चार्ट में सारा कुछ लिख लोगे कि अच्छा इसका ये बनता है, उसका वो बनता है, उसका वो बनता है, तो आपको लगेगा कि कितनी छोटे पार्ट में ये आपको सारे रूल्स लिखे हुए मिल गए। जैसे आप मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखते हो, अगर आप अलग अलग जगह पे याद करो उसको तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। बट अगर एक ही जगह आपको वो सारे फॉर्मूला लिख के रख दिए जाए तो आप उसमें रिलेशन बैठा लेते हो कि अच्छा इस वाले फॉर्मूला में ये होता है, उस वाले फॉर्मूला में ये होता है। सो ऐसा ही होता है एक्टिव, पैसिव और नरेशन के साथ। आप कभी भी बुक पूरा ऐसे मत पढ़ो, आप बुक पढ़ो, उसके बाद आप सारे जो नियम है उसको कंसाइज वे में उसको लिख लो, एक एक चार्ट पे 2 चार्ट लिख लो, और जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे आप वॉल पे उसको डोर पे चिपका दीजिए। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप अगर आप उसको एक बार देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अच्छा इसका ये बनता है, उसका वो बनता है, उसका बनता ही नहीं है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है नरेशन और एक्टिव पैसिव की। तो ये तो हो गया कि घर पे आप कैसे पढ़ाई करोगे। अब एग्जाम हॉल में क्या करना है, तो एसएससी स्टेनोग्राफर जो एग्जाम है वो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम है, मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था। और इसकी इंग्लिश का भी जो पेपर होता है वो भी वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर होता है। एसएससी सीजीएल और जो 10+2 लेवल पे भी होते हैं एग्जाम्स, उनका भी लेवल बहुत थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपसे एक्टिव पैसिव पूछ रहे हैं तो उसमें 3 तो ऑप्शन बिल्कुल ऐसे होंगे जो आपको एलिमिनेट करना होगा, मतलब एकदम आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चौथा वाला ही आपका आंसर होगा। अगर थोड़ा सा टफ जो सेंटेंस है वो टफ दिया है या लंबा दिया है तो उससे घबराने की बात नहीं है। आपको एक रूल अपनाना है एलिमिनेशन का। जब आपको चार्ट वो बार बार याद आता रहेगा कि इस वर्ब, अगर ये वर्ब है तो हमें पैसिव में ये वाला वर्ब चूज करना था या लगाना था, तो आराम से आप एलिमिनेट कर दोगे, चाहे वो 4 लाइन का क्वेश्चन हो या फिर आधे लाइन का हो। तो अब बात करते हैं एरर स्पॉटिंग की। एरर स्पॉटिंग में क्या होता है कि आपको 10 क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन जो आपको देंगे, एक क्वेश्चन में जो सेंटेंस रहेगा उसके कई पार्ट कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन से पार्ट में गलती है। आपको ये नहीं बताना कि गलती कौन सी है, बस आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। तो इसमें आपको ये थोड़ा सा इजी पार्ट होता है क्योंकि इसमें आपको स्पेसिफिक बताना नहीं होता है कि इसमें क्या गलती है या क्या इसमें सही होगा। तो आपको बस ये बताना है, जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, आपको पढ़ने में ही थोड़ा सा रॉन्ग सा साउंड कर जाता है कि अच्छा ऐसा तो सुना नहीं है कहीं, या ऐसा तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो अधिकतर तो आपको वैसे पता चल जाता है। वो तो तुक्के वाली बात हो गई। मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन जो एसएससी का जो स्टेनोग्राफर का जो बिल्कुल फेवरेट पार्ट है जहां से ये क्वेश्चन फॉर्म करते हैं वो है सेंटेंस वर्ब अग्रीमेंट। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये यहीं से फॉर्म करते हैं, चहेता पार्ट है वहां से क्वेश्चन मतलब फॉर्म करना। और दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी, एसएससी का सबसे फेवरेट पार्ट होता है एक्सेप्शंस। तो आप जो भी पढ़ो, आप जो भी रूल्स पढ़ रहे हो, उस रूल्स के जितने एक्सेप्शंस है या तो आप एक ही जगह पे उसको लिख लो और बिल्कुल अपने दिमाग में याद कर लो। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एसएससी का सबसे फेवरेट पार्ट है एक्सेप्शंस। जो भी आप रूल पढ़ो उसका एक्सेप्शंस आपको याद होना चाहिए बस, और आपका काम हो गया। आप जाओगे तो उसमें आपको 10 में से 8 नंबर तो आपको एक्सेप्शंस पे मिल जाएंगे, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जो थर्ड सबसे इजी पार्ट है इस पूरे एग्जाम का वो है पैराजंबल। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है। वो आपको एक सेंटेंस देंगे जिसको वो पार्ट में कर देंगे, और फर्स्ट और 6th जो पार्ट रहेगा वो फिक्स्ड होते हैं। बाकी के बीच के जो 4 होते हैं वो आपको जंबल करना होता है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट सही बैठेगा, ताकि वो पूरा एक लाइन बन जाए या एक स्टोरी टाइप का बन जाए। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, एकदम शांत मन से एग्जाम में पढ़ना, अच्छा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद आपको आसानी से वो पूरा लाइन बना लेना है और PQRS में जवाब दे देना है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी। आपको अलग से कुछ मतलब तैयारी में नहीं पढ़ना है, ये चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है सीधा एग्जाम में। अब आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जो कि थोड़ा सा टफ पार्ट होता है क्योंकि जहां पे एरर स्पॉट करना होता है उसमें पूरे आप एक पार्ट को टिक कर देते हो कि हाँ इसमें कहीं तो गलती है। क्या गलती है वो आपको नहीं बतानी होती है, पर इसका ऑपोजिट होता है इंप्रूवमेंट में। उसमें आपको खुद इंप्रूव करना पड़ता है कि उसमें जो गलत लिखा हुआ है पार्ट उसको कैसे सही करेंगे, मतलब उसका सही वर्जन क्या होगा, ये आपको बताना पड़ता है। तो इसका जो सबसे पहला जो सोल्यूशन है कि कैसे आप इसमें 10 में से 8-9 नंबर कैसे लाएंगे, उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बिना तो आप इस एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल खुले में कहती हूँ, इस एग्जाम में आप बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ के जाओ, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका सब गलत होने वाले हैं, आप कुछ
अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट तो प्रैक्टिस है। दूसरी चीज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ कि कहाँ से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे आपका 7 से 8 नंबर तो उसमें ही फंस जाएगा, जिसमें आप आराम से कर सकते हो, और आप इसमें 10 नंबर भी स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छे से। बहुत सारे लोग 10 नंबर स्कोर करते हैं, बहुत बार स्कोर करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट पैनिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन का पार्ट आता है ये। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप एकदम इंपॉर्टेंट के तौर पे तैयार कर सकते हो, जो आपको 45 दिन में करना है, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना है पूरा पोथी पढ़कर, कि उसमें ज्ञानी नहीं बनना है आपको, इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं बनना है आपको। आपको लाने हैं नंबर, और नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना है। इस वजह से मैं आपको मतलब ये बता रही हूँ शॉर्टकट जो तरीका होता है वो। तो इसमें सबसे जो फेवरेट पार्ट है एसएससी का सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, दैट इज क्वेश्चन टैग। उससे आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। दूसरा है कि जो प्रेफर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रेफर के साथ देन नहीं लगाते, टू लगाते, तो पता नहीं प्रेफर को अभी तक ये लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। अभी तक वो क्वेश्चंस वो देते रहते हैं, बार बार देते रहते हैं, तो जरूर पढ़िएगा। फिर आता है अंडर, ओवर, ऑन, और हाँ, अंडर, ओवर, ऑन और एट। ये चारों जो प्रिपोजिशन है, इनमें से वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जहां पे ऑन लगाना होता है वहां पे ओवर लगा देते हैं, जहां पे ओवर लगाना होता है वहां पे ऑन लगा देते हैं, ऐसा करके मतलब मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें आपको सही वाला चूज करना है, इसलिए ये एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। एंड थर्ड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं बता देती हूँ, इनके 4 एकदम फेवरेट पार्ट हैं, दैट इज एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और नाउन। इन 4 से अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो ये 4 बिल्कुल पढ़कर जाइएगा। इसी से आपके बहुत मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इन 4 से। आधा क्वेश्चन मतलब पूरे इंग्लिश पार्ट का आधा क्वेश्चन इन 4 को पढ़ के आप पूरा कर सकते हो। 50% मार्क्स तो आप वैसे ही ला सकते हो। फिर आते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक पार्ट पे। इसमें क्या होता है कि आपको एक एक सेंटेंस देते हैं, और उसमें से जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हम स्कूल में करते थे, सेम वैसा ही एक सेंटेंस देंगे, उसमें से कुछ पार्ट जो है फिल करना होता है आपको, डैश देकर वो दिए रहते हैं, और 4 आपके ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको भरना होता है कि क्या इसमें सबसे अप्रोप्रिएट है भरने के लिए। सो इसमें जो उनका फेवरेट पार्ट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज प्रीपोजिशन। तो मेरे पास वर्ड नहीं है कि इसको कितना मतलब बोल्ड में अगर मुझे लिखना होता तो एकदम बोल्ड में मैं लिखती, बिल्कुल एकदम क्या करके मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ कि प्रीपोजिशन इनका कितना फेवरेट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का। एवरी टाइम मतलब अगर ये 10 क्वेश्चन पूछे तो उसमें 5 क्वेश्चन इनके सीधे सीधे प्रीपोजिशन के होते हैं। इतना प्यार है इनको प्रीपोजिशन से, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए गेस है कि आप आराम से गेस करके जा सकते हो, प्रीपोजिशन पढ़ के जाओ, और आपका इसमें से 5 क्वेश्चन तो यूं हो गए, यूं यस। ओके, सो प्रीपोजिशन आप आराम से कर सकते हो। 5 नंबर तो प्रीपोजिशन जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर ये कभी कभी पूछते हैं फ्रेजर वर्ब। इस समय इनका थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है फ्रेजर वर्ब की तरफ, जिसमें 2 शब्द एक साथ होते हैं, जैसे टर्न आउट मतलब पता चला, ऐसे करके फाइंड आउट मैंने पता लगाया। इस तरह के कई फ्रेजल वर्ब होते हैं। ये आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट है, और जो टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चंस देख रहे हो उनमें से आपको पिक करना है। अगर फ्रेजल वर्ब पूछे जा रहे हैं तो उनको आप किसी कॉपी में लिख लीजिए, उसका मतलब लिख लीजिए, और उसको बार बार पढ़ते रहिए, यूज करते रहिए, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, और हो सकता है उन्हीं में से कोई चीज इसमें आके फंस जाए। ओके, सो नेक्स्ट जो है यस, रिलेटिव प्रोनाउन। ओ माय गॉड, इतनी बार ये पूछते हैं, हुज, हु, हुम, ये चीजें ये इतनी बार पूछते हैं, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर हो सकता है। आप बिल्कुल मतलब ये तैयार करके जाइए। छोटा सा पार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, वो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, तैयार करके जाइए। ओके, सो जो और चीजें हैं कहाँ से पूछते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और कौन से हैं, तो वर्ब से बहुत पूछते हैं, और एडवर्ब। एडवर्ब इस समय सबका फेवरेट है, क्योंकि एडवर्ब को थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि उतना एंजॉइंग नहीं होता है एडवर्ब पढ़ना। लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 45 दिन में आप जो पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हो उनको भी बीट कर सकते हो आसानी से, अगर आप ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कोई नहीं पढ़ता वो पढ़ के जाते हो तो। सो एडवर्ब जरूर पढ़िए, प्रीपोजिशन जरूर पढ़िए। तो आगे आते हैं अपने वोकैब पार्ट्स पे, जो है फर्स्ट तो है इडियम फ्रेज, जो कि 5 नंबर के आते हैं। और इडियम फ्रेज का और कोई अभी 45 दिन में आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल मतलब
क्या बोलूं, मतलब बिल्कुल चाट जाना है उसको, प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल। टेस्ट सीरीज में जितने इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, आप जितने टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सारे इडियम फ्रेजेस आपको लिखना है, उसको रोज उसको याद करना है। जैसे आपने एक पेपर दिया तो उसमें 5 इडियम फ्रेज आएंगे, तो उन 5 को उसकी मीनिंग के साथ आप एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि उसको उसका मीनिंग आपको बिल्कुल याद रहे। तो एक दिन में अगर आप 2 पेपर सॉल्व करते हो तो सिर्फ 10 इडियम फ्रेजेस हुए, तो उसको आप आसानी से याद कर सकते हो। और इडियम फ्रेज की ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी, जैसे कहावत मुहावरे होते हैं तो कितने प्यारे होते हैं, उनको याद करना बहुत आसान होता है। उनको मतलब याद तो करना ही नहीं पड़ता, अगर आप एक बार उसका मतलब समझ गए कि क्या मतलब कहना चाह रहा है, तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी आपके सामने आते हैं इडियम फ्रेज, आप उसको लिखिए और उसको एक बार उसकी मीनिंग अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज में जितने भी इडियम फ्रेज आ रहे हैं सब कुछ लिखिए और याद कीजिए। सेकेंड आते हैं एंटोनिम सिनोनिम से। तो थोड़ा सा टफ पार्ट, जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो एंटोनिम सिनोनिम्स का होता है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है और कौन सा वर्ड दे देंगे ये पता नहीं होता है। फिर भी एसएससी पता नहीं क्यों ऐसा करती है, पता नहीं अच्छाई है बुराई है क्या है, आई डोंट नो, लेकिन रिपीटेशन, यस, एसएससी की खास बात है रिपीटेशन। किसी भी बैंक वगैरह और यूपीएससी और पता नहीं कहाँ में इतनी रिपीटेशन नहीं होती है जितनी एसएससी के एग्जाम में होती है, और खासकर एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में होती है। सो जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स आपको आपकी आंख के सामने आते हैं, प्रीवियस ईयर का, टेस्ट सीरीज का, और भी कोई क्वेश्चन पेपर हो, प्रैक्टिस सेट का, या फिर कहीं किसी बुक में आपके प्रीवियस ईयर के सारे एंटोनिम सिनोनिम्स हो, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। इस समय आप कोई भी न्यूज़पेपर और कोई भी आर्टिकल एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए मत पढ़िएगा, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होने वाला है। बहुत सारे नए नए शब्द आप याद नहीं कर पाएंगे, दैट इज ट्रू। और बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपको नंबर गेन करना है, तो अगर आपको स्कोर करना है ज्यादा, तो आप पोथी पत्र में मत पढ़िए, आपको पंडित नहीं बनना है इस समय बस और बस नंबर पे फोकस कीजिए, सिर्फ अपने सिलेक्शन की मतलब तरफ आगे बढ़िए। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितनी तैयारी की, कोई मैटर नहीं करता। आपको बस ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। और मैं एकदम उदाहरण हूं, क्योंकि मेरे साथ जब मैं इस कंपटीशन में आई थी, मैं तो ठीक से आ भी नहीं पाई थी। जब मैं आई थी तो मेरे से 4 साल पहले तैयारी करने वाले, 5 साल, 6 साल, 2 साल, ऐसे लोग थे जो तैयारी किए जा रहे हैं और उनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे से भी उन लोगों ने बोला था कि पहले चांस में तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब होगा ही नहीं, मुश्किल तो बोला ही नहीं, होगा ही नहीं, पहले चांस में नहीं हो सकता है, हम लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। पर मैंने उन सबको गलत साबित किया और मैंने तुरंत ही, मतलब कुछ दिनों के तैयारी में मैं तुरंत पास हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस बस इसी पे था कि मुझे नंबर स्कोर करना है, और कैसे करना है, क्या करना है, वो एक बार मैंने रिसर्च कर ली। उसके बाद मुझे और किसी की कुछ जरूरत नहीं थी। सो ऐसे आप स्कोर कर सकते हैं, ऐसे आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। नो मैटर आपने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता। सो नेक्स्ट जो है वो आता है क्लोज टेस्ट। थोड़ा सा और टफ पार्ट है ये पूरे पेपर का, क्योंकि इसमें भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ज्यादा चीजें। बट यस, प्रिपोजिशन, फिर से प्रिपोजिशन आप अच्छे से तैयार करो। आप प्रिपोजिशन सभी के लिए तैयार करोगे, जैसे कि प्रिपोजिशन अगर आपने तैयार कर लिया तो एरर स्पॉटिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और क्लोज टेस्ट में 4 जगह आपके प्रिपोजिशन वाला पार्ट पूछा जाता है। बहुत फेवरेट पार्ट है एसएससी का, तो जरूर से जरूर पढ़िएगा। 4 में से आपके कुछ तो कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्लोज टेस्ट में मैं सबको ये बातें ना पता होती हैं, ना मैं बताती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, आज मैं बता रही हूँ आप सबको कि क्लोज टेस्ट में आपको करना क्या होता है। एक ट्रिक होता है उसमें। एक्चुअली होता क्या है, क्लोज टेस्ट कैसे देते हैं, एक पूरा पैरा होता है उसमें, और बीच बीच में सेंटेंस खाली होते हैं, डैश लगा होता है, उसमें से आपको हर डैश के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको चुनना होता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में होता है। पर फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में बहुत भारी अंतर होता है, जो बाकी लोग नहीं समझते हैं। अंतर ये होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक सेंटेंस देते हैं, उसमें से आपको जो, मतलब उस गैप में आपको जो समझ में आ रहा है, कभी वर्ब की गलती होगी, कभी हेल्पिंग वर्ब की गलती होगी, कभी प्रीपोजिशन की गलती होगी, कभी ऐसे वोकैब का कोई गलती होगी, वही आपको भरना होता है। पर क्लोज टेस्ट में ऐसा नहीं होता। क्लोज टेस्ट एक होता है पूरा पैराग्राफ, और पूरे पैराग्राफ में आपको अगर फर्स्ट डैश दिया है तो उसके जो 4 आपके ऑप्शन होते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ही अगर आप लगाओ तो चारों सही बैठेंगे। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे वी शुड डैश एवरी डे, या फिर वी शुड
वी शुड डैश अबाउट दिस, ये लिखा है। ओके, सो जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से रीड, स्टडी, रिसर्च और चौथा कुछ और है। ओके, सो इनमें से देखो, वी शुड रीड अबाउट इट, वी शुड स्टडी अबाउट इट, वी शुड रिसर्च अबाउट इट, सारा कुछ सही लग रहा है। तो आप कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऑप्शन आप इसमें से चूज करोगे? ये काफी टफ हो जाता है, यहीं पे लोग फंसते हैं। ये ट्रिक आपको अपनानी है। क्या है ट्रिक? इसमें जो होता है वो फर्स्ट सेंटेंस तो आपका जो भी आपको सही लगे वो आप लगा दो, लेकिन इसका रिलेशन आपको देखना है सेकेंड सेंटेंस से। एवरी टाइम ऐसा क्लोज टेस्ट में ये लोग देते हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें आप कुछ भी लगाओ, सब कुछ सही बैठेगा, पर वो गलत हो जाएगा जब आप सेकंड सेंटेंस पढ़ोगे। तो सेकंड सेंटेंस अगर कुछ ऐसा लिखा है जिसमें रिसर्च की बात की गई तो आपको वहां पे रिसर्च ही लगाना है, अगर स्टडी की बात की गई तो स्टडी ही लगाना है, अगर रीड की बात की गई है, कैजुअल है तो रीड लगाना है। ऐसे ही आपको दिमाग यूज करना है, ट्रिक यूज करना है, पोथी नहीं पढ़ना है, एकदम वो जीनियस नहीं बनना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो हो गया, एक साल में जितना होना था सबका हो गया, लेकिन अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्लोज टेस्ट में ऐसे आपको सेंटेंस का रिलेशन हर जो पैरा में हर सेंटेंस का रिलेशन एक दूसरे से बनाना है और तब उसमें से स्टोरी निकालनी है। ऐसे ही आप क्लोज टेस्ट करोगे और आई स्वेयर, आई बेट यू कि आपके नंबर अगर 15 मार्क्स का है तो मैं तो कहती हूँ 10 नंबर तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग यूज करो तो आप आराम से 13 नंबर 12 नंबर तक पहुंच सकते हो। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और होते क्या है कि 5-5 मार्क्स के 3 पैरा होते हैं, जैसा आप स्कूल में करते थे अनसीन पैसेज, उसी का थोड़ा सा और बढ़ा हुआ रूप है ये, मतलब थोड़ा सा और टफ किया गया रूप है, बस और कुछ नहीं है। इसमें आपको पैरा पढ़ना होता है और क्वेश्चन करना है। अब इसमें लोग क्या गलती करते हैं, इसमें मैं ट्रिक आपको देती हूँ, इसमें स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि एग्जाम में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। लोग गलती क्या करते हैं कि पहले वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद जाकर पैरा पढ़ते हैं कि अच्छा ये वाला वर्ड कहाँ पर है, पर वहीं वो लोग गलती करते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि इंग्लिश के लिए 1 घंटे का समय आपको देना है। यही वो पार्ट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा समय लगेगा। कैसे? आपको पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको पहले सरसरी निगाह से पढ़ना है पैरा। यस, आपको पहले पढ़ना है पैरा। क्यों? क्योंकि इस समय एसएससी और बाकी एग्जाम वाले क्या कर रहे हैं, लोगों को ऐसा चकमा देने के लिए, वो भी जानते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उससे मिलता जुलता जो भी वर्ड है किसी पैरा में जहां पे भी है वही वाला सेंटेंस सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, ऐसा ही होता है, क्योंकि जो उसका पूरा पैराग्राफ आता है वो इतनी टफ इंग्लिश में लिखा होता है कि कई बार तो समझ ही नहीं आता है कि इनका मतलब क्या है, और कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका तो मीनिंग ही नहीं पता होता है कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब हुआ पूरे पैराग्राफ का, तो समझ में नहीं आता है। इसी वजह से आप जहां भी, जैसे अगर मान लो कि कोई ऐसा टफ वर्ड दे दिया जिसको उसने क्वेश्चन में पूछा है, और वो टफ वर्ड उस पूरे पैरा में 3 बार लिख दिया है उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए, अब आपको तो उसका मतलब कहाँ ही समझ में आएगा, आपने वो पैरा पढ़ा ही नहीं है। आप सरसरी निगाह से क्वेश्चन पढ़ने के बाद गए तो आपने उन 3 जगहों में से जिस पे भी नजर आपकी पहली उस वर्ड पे पड़ जाएगी, आप आंसर वही कर दोगे, चाहे वो गलत हो, चाहे उसका कोई मतलब ना निकलता हो, चाहे उससे मतलब बिल्कुल गलत हो, फिर भी आप वही लगाओगे, क्योंकि वहां के प्रेशर में ऐसा होता है ये आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, उससे मिलता जुलता जो भी आपको फर्स्ट लाइन दिख गई वही दिखेगी, फिर आप चाहे पूरा पैरा पढ़ लो आपको दूसरी लाइंस नहीं दिखेंगी। ऐसा होता है, हम लोगों ने भी प्रेशर महसूस किया है। मैंने भी ये सिलेक्शन के बाद भी मैंने हर साल एग्जाम दिया है, मैं जानती हूँ पेपर कैसा आता है, कैसा प्रेशर होता है एवरी टाइम, और मेरे जूनियर्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी देते रहते हैं, वी नो। तो यही आपको गलती नहीं करनी है, पैरा आपको पहले पढ़ लेना, आपको पता रहेगा कि ये चीजें यहाँ पे 3-3 4-4 बार यूज हुई हैं, फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आराम से आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, सेकेंड वाले सेंटेंस से है। तो ऐसे आप आराम से कर सकते हो। 15 नंबर में से आप आराम से 10 नंबर तो आप आराम से, मतलब ये तो अनसीन पैसेज है, इसमें तो आंसर भी आपको दिया है, क्वेश्चन भी आपको दिया है, आपको बस ये जो माइंड है उसको काम रखना है और क्वेश्चन का आंसर उसी पैराग्राफ में से निकालना है। इजीएस्ट पार्ट है, पर सबको टफेस्ट पार्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये एकदम लास्ट पार्ट होता है इस पूरे एग्जाम का। और लोग क्या करते हैं कि रीजनिंग को ज्यादा समय देते हैं, पता नहीं क्यों, और इंग्लिश को समय नहीं देते हैं। 1 घंटा तो कभी सोचे ही नहीं रहते कि 1 घंटा देंगे, लेकिन आपको देना है। इससे आपका सारा समय बचेगा सारे क्वेश्चन करने में, और पैराग्राफ के लिए आराम से कामली आप बैठकर पैराग्राफ पढ़ सकते हैं और फिर पैराग्राफ से आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दूसरी भी ट्रिक है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग गलती करते हैं पैराग्राफ में, जैसे आपको पैराग्राफ में कभी भी आपको अपना दिमाग से नहीं यूज करना, मतलब अपने दिमाग से उसको नहीं पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है राइटर के दिमाग से, कि वो पैराग्राफ जिस राइटर ने लिखा है उसने क्या सोच कर लिखा। अगर आप मतलब कांग्रेस की तरफ से हो, यानी कि कांग्रेस सपोर्टर हो, और उसमें मोदी की बड़ाई लिखी है, तो आपको उसमें से अलग से उसमें बुराई नहीं ढूंढनी है कि क्वेश्चन का आंसर कुछ लिखा है तो आपने उसको बुराई में लिख दिया अपने मन से, ऐसा नहीं करना है। अगर आप मोदी सपोर्टर हो, कांग्रेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि कांग्रेस के बारे में कुछ बुराई कर दिया है। तो ये चीज आपको मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि एग्जामिनर ने चाहे कुछ भी मतलब गलत ही क्यों, वाहियात बात ही क्यों ना लिख दी हो, लेकिन आपको उसकी निगाह से पढ़कर उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको अपना एथिक्स नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अपना दिमाग एकदम मतलब क्या एथिक्स है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब नहीं लगाना है। बस जैसा एग्जामिनर ने उसमें लिखा है, उसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर देखो और यहाँ पे टिक कर दो। सो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ठोक दीजिए। यस, लाइक ठोक दीजिए अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो। और मैं बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के तो मैं नहीं बोल सकती, आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। मैंने जेन्युइन आपके लिए एक वीडियो बनाई, सारा कुछ मैंने बताने की कोशिश की कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग। तो इम्प्लीमेंट कीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफी है, ज्यादा वीडियोस के चक्कर में इधर उधर मत भागिए। मैंने भी काफी वीडियोस देखे, मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किए थे कि देखो ये वाला वीडियो देखा हमने, ऐसा ऐसा बता रहे हैं, क्या इसमें तो कुछ भी मतलब बताया नहीं है। मैंने देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि ओ माय गॉड, और उसी से मैं इंस्पायर हुई कि नो, मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन वीडियोज से। मैंने उनको देखा कि मतलब इतना चिल्ला रहे कि आपको करना है करना है करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे नंबर लाना है, ये कोई नहीं बता रहा। बस ले आइए 100 में 99 नंबर ले आइए, लेकिन कहाँ से लाइए ये तो बता ही नहीं रहा, कैसे लाइए ये तो बता ही नहीं रहा। बस पढ़ना है, तो पढ़ना तो सबको पता ही है ना कि हमें पढ़ना है, लेकिन लाए नंबर कैसे ये तो बताओ। लेकिन नहीं बता पाते हैं, पता नहीं क्यों वीडियो बनाते हैं, आई डोंट नो। मैं किसी की बुराई तो वैसे नहीं कर सकती, हुआ हमारे, लेकिन फिर भी आप ज्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। मैं तो यही कहूंगी, अगर आप सच में ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से शांत मन से जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा पढ़िए, वैसा वैसा एग्जाम दीजिए। और जब भी आप पढ़ाई कीजिए, अगर आप भूल जाइए कि आपको नरेशन आप पढ़ने गए तो आपको कैसे पढ़ना था, या फिर एरर स्पॉटिंग में गए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या बताया था, तो फिर से वीडियो देख लीजिए, भगा कर देख लीजिए, और स्पीड ज्यादा करके देख लीजिए, जैसे भी आपको इजी पड़े, लेकिन एग्जाम जरूर क्वालिफाई कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि कैसा आपका एग्जाम हुआ था, कैसा आपका एक्सपीरियंस था, और क्या हेल्प आपको इस वीडियो से मिली। सो चलिए, अब नमस्कार, और बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत सारा समय दीजिए इंग्लिश को, 45 दिन में बस फोड़ दीजिए, मतलब पढ़ डालिए। वही कीजिए। ओके, सो बाय।